जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। साथियों, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। साथियों, एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा बहुत ही बेस्ट कंटेंट के तहत डेली नियमित क्लास दी जा रही है साथियों। और इसी के तहत कह सकते हैं ज़्यादा समय ना होते हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे से आपके लिए जो बहुत ही टॉपिक वाइज क्लास दी जाती है, इम्पॉर्टेंट रहती है साथी, जो आपके एग्ज़ाम में उनको टारगेट किया जाता है। और जो भी हमारे साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं कि जो साथी स्ट्रेटेजी के जिनका पोर्शन तैयार ना हुआ हो, जिनको डर लगता है साथियों, तो जिनका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है उनके लिए तो स्ट्रेटेजी के में जो ये सब जो टॉपिक दिए गए इनको कवर किया गया है, ये आप ले सकते हैं। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पर कह सकते हैं ये प्लेलिस्ट दी गई है साथियों, इसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट है साथियों, ये रेडियो ऑपरेटर का भी है, ठीक है। तो इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह ये सब आ जाएंगे साथियों। तो आप कह सकते हैं कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आप यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम हो कह सकते हैं, या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, पीएससी हो, रेडियो ऑपरेटर का है, हेड ऑपरेटर है, यूपी एसआई है, जूनियर असिस्टेंट है, बीपीओ है, यूपी पीसीएस का आरओ या कोई भी एग्ज़ाम हो, या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए, या जिसमें जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो साथियों, समय को ना गंवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इस कह सकते हैं क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वाणिज्य और व्यापार साथियों। तो वाणिज्य और व्यापार का कह सकते हैं इसका मतलब समझ लेंगे पहले क्या होता है। तो साथियों, वाणिज्य का मतलब ये है कि यह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? यह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के उद्देश्य से जो लेन देन किया जाता है। किसके उद्देश्य से? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के उद्देश्य से लेन देन करना, ये क्या है? ये एक वाणिज्य हो गया। अब व्यापार क्या है? तो व्यापार ये है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना। तो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय करके लाभ कमाना है, ये क्या है? व्यापार होता है। व्यापार के प्रकार भी दिए गए हैं। तो व्यापार के प्रकार में ये है कि आंतरिक या देसी व्यापार। आंतरिक या देसी व्यापार का मतलब है कि हमारे देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर व्यापार, तथा बाहरी या विदेशी व्यापार, जो विदेश से हम व्यापार करते हैं तो ये विदेशी व्यापार हो जाता है साथियों। और कह सकते हैं इसमें आंतरिक देशी व्यापार के दो भाग हैं, जैसे एक तो थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। जबकि जो बाहरी व देशी व्यापार होता है उसके तीन भाग होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्योजित व्यापार। तो हम साथियों कह सकते हैं जो यहाँ पे दिया है कि आंतरिक या देसी व्यापार, तो इसमें देखो हमने आपको बताया कि इसके कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? थोक व्यापार व फुटकर व्यापार। जबकि बाहरी या विदेशी व्यापार की बात करूं तो ये आयात व्यापार, इसके तीन अंग हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और कैसे पुनर्योजित व्यापार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, ठीक है साथियों। तो जैसे कोई वस्तु हमारे देश में हम किसी देश से मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात। जैसे यहाँ पे आया, आया, तो आया से आया, जो चीज़ हमारे देश में आती है उसको हम आयात करते हैं, ठीक है। तो आयात में आया शब्द कॉमन है। तो अब मैं बात करूँ कि आंतरिक या देशी व्यापार क्या है, तो कह सकते हैं कि देश की राजनीतिक सीमा के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार को, तो यहाँ पे दिया है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक या देशी व्यापार कहते हैं। ऐसे व्यापार में क्रय विक्रय का कह सकते हैं भुगतान उसी देश की चलन मुद्रा के आधार पर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जब ये व्यापार, तो उसी देश की जो चलन मुद्रा, उस देश में जो मुद्रा चल रही है, ठीक है, उसी में कह सकते हैं कि क्रय विक्रय किया जाता है या क्रय विक्रय का भुगतान किया जाता है। अब थोक व्यापार क्या है? तो कह सकते हैं कि थोक व्यापार का मतलब ये हो जाएगा, थोक व्यापार से आशा ये है कि ऐसे व्यापार से है जिसमें उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं
का क्रय कर फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार या थोड़ी मात्रा में विक्रय किया जाता है। ऐसे समझें कि थोक व्यापार का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें जो उत्पादक है, जो कह सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने वाला है, वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय कर लेता है, ठीक है, और कह सकते हैं फुटकर व्यापारियों को या कह सकते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार या थोड़ी मात्रा में बेचता रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब फुटकर व्यापार क्या है? तो फुटकर व्यापार से आशा ये हो जाएगा कि फुटकर व्यापारी उत्पादक या थोक व्यापारी से, तो जो फुटकर व्यापारी जैसे कह सकते हैं जो हमारे गली मोहल्ले में बेचने वाले लोग आते हैं, ये बड़ी दुकान से लेके आते हैं तो फुटकर घर घर जाकर बेचते हैं, कोई भी सामान हुआ घरेलू सामग्री। तो फुटकर व्यापारी जो है उत्पादक या थोक व्यापारी से वस्तुओं का क्रय कर उपभोक्ता को अंतिम रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कोई भी हमारे मोहल्ले में कोई भी सब्जी वाला है या लेके आता है तो अंतिम रूप से हम लोग उससे खरीदते हैं और उपयोग कर लेते हैं, तो उपभोक्ता हम लोग हुए, है ना। उत्पादक या कंपनी में जो चीज़ बन रही है कोई थोक व्यापारी है उससे उसने खरीद लिया तो उसे फुटकर व्यापारी कहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब बाहरी या विदेश व्यापार, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कह सकते हैं कि उद्देश्य से देश की सीमाओं के बाहर क्रय विक्रय किए जाते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो हमारे देश की सीमा के बाहर जो क्रय विक्रय किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी व्यापार कहेंगे। और इसके 3 प्रकार हैं। आयात व्यापार, अब आयात, निर्यात और पुनर्योजित हमने आपको बताया। तो आयात व्यापार का मतलब यह है कि एक देश के व्यापारी के द्वारा किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल का क्रय करना। तो कह सकते हैं कि एक देश के व्यापारी के द्वारा किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल का क्रय करना क्या है? आयात व्यापार है। और जैसे इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि भारत के द्वारा अमेरिका से वस्तुओं का क्रय करना आयात कहलाएगा। या किसी भी देश से हम कोई पनडुब्बी खरीदते हैं या कोई भी सेना की सामग्री या कुछ भी सामान लेते हैं तो हमारे देश में जो चीज़ आती है उसे हम आयात कहते हैं, सीधा सिंपल भाषा में। अब निर्यात का मतलब क्या है? निर्यात का मतलब जो हमारे देश में कोई वस्तु बन रही है वो विदेश में भेजी जा रही है, वो निर्यात व्यापार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि एक देश के व्यापारी के द्वारा किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करना निर्यात कहलाता है, ठीक है। तो विक्रय कर दिया किसी दूसरे के व्यापारी को दूसरे देश के तो निर्यात कहलाएगा। अब बात यह है कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि भारत के द्वारा कह सकते हैं कि नेपाल को वस्तुओं को बेचना, ठीक है। अब नेक्स्ट है पुनर्योजित व्यापार। पुनर्योजित व्यापार का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी देश है, ठीक है, एक देश से माल खरीद लिया और पुनः किसी दूसरे देश को माल का विक्रय कर दिया तो ये पुनर्योजित व्यापार है। जैसे कह सकते हैं कि हमने क्या किया, कोई भी वस्तु है हमने कम दाम में अपने यहाँ से खरीद ली है और किसी दूसरे देश को महंगी दाम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी एक देश से माल का खरीद कर पुनः किसी दूसरे देश को माल बेच देना, ये पुनर्योजित व्यापार है। जैसे भारत के द्वारा जापान से किसी वस्तु का क्रय कर उसे श्रीलंका को विक्रय करना, तो ये पुनर्योजित व्यापार के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे। अब यही कि व्यापार में के जो सहायक हैं वो कौन कौन से हैं, व्यापार में के सहायक अंग कौन से हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें परिवहन है, ठीक है, परिवहन हो गया, विज्ञापन हो गया, बैंक, ठीक है, बीमा और भंडारण, ये व्यापार में सहायक अंग होते हैं साथियों। अब नेक्स्ट है विदेश व्यापार नीति क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो जो विदेश व्यापार नीति है इसके बारे में ये बताया गया है कि देश के जो वस्तुगत एवं सेवाओं के निर्यातों को गति प्रदान कर वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, तो इसका क्या उद्देश्य था कि 2015 से 2020 तक की अवधि के लिए बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं व्यापार नीति की घोषणा की गई। और कह सकते हैं सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2015 को दी, इसकी घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन आता है कब इसकी घोषणा की, तो 1 अप्रैल 2015 को, और वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए समय भी बताया गया है। और इसके जरिए मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया हुआ, स्किल इंडिया हुआ, डिजिटल इंडिया है, ठीक है ना, कौशल भारत है, जैसे प्रयासों को प्रोत्साहन करने के कह सकते हैं उपाय किए गए। तो ये सब उपाय किए गए थे विदेश व्यापार नीति। तो विदेश व्यापार नीति समझ जाएंगे किसके लिए है कि देश की जो वस्तुएं हैं या सेवाओं के निर्यात को गति प्रदान कर, ठीक है, तथा वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने, विश्व का जो व्यापार है उसमें भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 2015 से 20 तक के जो समय के लिए इसकी अवधि याद रखना है, कब से 2015 से 2020 तक। विदेश व्यापार नीति की घोषणा सरकार ने कब की, 1 अप्रैल 2015 को की है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट ये है
कि एफडीआई क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका मतलब सीधा ये होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में से क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जब कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में, जब उत्पादन के साधनों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो इसे एफडीआई कहते हैं। एक भाषा में समझ लो कि जब उत्पादन कह सकते हैं के साधनों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहा जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें अगला पॉइंट ये भी तो दिया गया है कि जो विदेशी मुद्रा है ना, तो विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय, अर्जन और खर्च पर सर्वप्रथम, विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय, अर्जन और खर्च पर सर्वप्रथम कह सकते हैं डिफेंस रूल 1939 के तहत नियंत्रण लगाया गया था। तो किसके तहत, डिफेंस रूल 1939 से नियंत्रण लगाया गया था। और उसके पश्चात कह सकते हैं FERA, फेरा, FERA, ये फेरा और फेमा पूछा जाता है साथियों, FERA। तो कह सकते हैं FERA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ना। तो फेरा क्या है, कब आया था, फेरा अधिनियम कब आया था, तो फेरा अधिनियम 1973 का, कब का है, 1973 का है। और इसके अनुसार ये है कि विदेशी मुद्रा जो है उसके नियंत्रण का प्रयास किया गया था। ठीक है। अब फेरा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का है, जिसके तहत विदेशी मुद्रा के कह सकते हैं नियंत्रण का प्रयास किया गया था। याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि जो FEMA, फेमा, FEMA, तो फेरा की जगह फेमा शब्द का उपयोग कब किया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहेंगे इसको। ये 1999 का है, कब का है, 1999, FEMA, याद रखना है। ठीक है, 1999 का है। और फेरा 1973 का है। तो यह 1 जून 2000 को लागू हुआ था। तो फेमा कब से लागू है, 1 जून 2001 को लागू हुआ। इसने फेरा का स्थान लिया है, किसका स्थान लिया, FERA का या फेरा का स्थान लिया है। अब ये फेमा जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो जो फेमा है इसका उद्देश्य ये है कि विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देनों को उदार बनाने तथा देश में लेन देनों क्या बनाना, उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित व्यापार जो विकास है उसको प्रोत्साहित करना है। तो क्या करना है कि विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देनों को उदार बनाना तथा देश में जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसको समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है। अब नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक संगठन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं या संगठन में जैसे हम IMF की बात करें या कह सकते हैं विश्व बैंक की बात करें, WTO हुआ है ना। तो कह सकते हैं कि 1944 से जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, ठीक है, तो इसमें 2 संस्थाओं का जन्म होता है, जबकि ये दिसंबर 1945 से कह सकते हैं कि अस्तित्व में आ जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो दोनों का हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं वाशिंगटन DC में है। तो कह सकते हैं, और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो हेड इसमें 190 सदस्य हैं और 190 में अंतिम जो सदस्य है वो कह सकते हैं अंडोरा बना है साथियों, याद रखना है। तो देखो मैं इनके बारे में बताऊं कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विचार विमर्श के दौरान, कौन सा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कब, जुलाई 1944 में हुआ था। विचार विमर्श के दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह सकते हैं कि गठन पर सहमति बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में हुआ था। इसके तहत 2 संस्थाओं के कह सकते हैं कि गठन पर सहमति बनी थी। अब यह उद्घाटन कब हुआ, तो 27 दिसंबर 1945 को। जबकि ये काम करना शुरू कब से करी थी IMF, तो जबकि 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू कर दी थी। कब से, 1 मार्च 1947 से। कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और कुल सदस्य 190 हैं। अंतिम सदस्य अंडोरा है। अंतिम सदस्य कौन सा है, अंडोरा है। अब क्वेश्चन ये है कि IMF के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय
मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। और तीसरा जो पॉइंट है वो है असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना। तो असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना, ये आईएमएफ के मुख्य उद्देश्य हैं। तथा अल्पकालीन कह सकते हैं अल्पकालीन सहायता अथवा ऋण देना, तो कम समय के लिए सहायता प्रदान करना या ऋण देना भी ये आईएमएफ का उद्देश्य है। तथा अब ये है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये आईएमएफ के द्वारा ही तैयार की जाती है। अब मैं बात करूंगा कि विश्व बैंक की, जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कह सकते हैं कि BRD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म ये है कि इंटरनेशनल कह सकते हैं बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो साथियों इसकी भी स्थापना कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, जुलाई 1944 के तहत 27 दिसंबर 1945 को उद्घाटन हुआ, जबकि कह सकते हैं कि 25 जून 1946 से अपना कार्य शुरू कर देते। कब से? 25 जून 1946 से। कौन? विश्व बैंक। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, ठीक है। तो कोलंबिया प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन? वाशिंगटन। अब यह है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। किसके लिए? कि सदस्य, जो भी उसके सदस्य देश हैं या राष्ट्र हैं, उनके आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए कह सकते हैं कि दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ADB का मतलब क्या है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियाई विकास बैंक। क्या कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। स्थापना दिसंबर 1966 में होती है इसकी। कब होती है? 1966 में। और जो ADB कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कह सकते हैं इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला। इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, स्थापना 1966। नेक्स्ट है कि WTO। तो जो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम जो 1948 में ये स्थापित हुई थी, तब 1948 में इसका नाम कह सकते हैं गेट था। क्या था? गेट, GATT। तो GATT का मतलब था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। क्या नाम था? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो जो स्थापना है गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड कहते थे इसको। उसी के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती। कब? 1 जनवरी 1995। अब क्वेश्चन है कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा किस देश में है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, उसकी राजधानी तो बर्न होती है। क्या होती है स्विट्जरलैंड की राजधानी? बर्न, याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि जो WTO है तो इसका पुराना नाम क्या है? गेट है। कब इसके ये WTO के रूप में काम करता है? तो 1 जनवरी 1995 से। नेक्स्ट है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है कह सकते हैं वस्तुओं के व्यापार का नियमन, वस्तुओं के व्यापार का नियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी करना। और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी करना, ये इसका मुख्य कार्य है। क्या है? वस्तुओं के व्यापार का नियमन करना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार का कह सकते हैं निगरानी करना। अगली जो संस्था है वो हो जाएगी सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। जो भी निवेशक हैं उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करना। जो भी प्रतिभूति बाजार है उसका विकास को बढ़ावा देना और विनियमित करना, उसका संचालन करना, ये सेबी का काम होता है, ठीक है। क्या है कि जो भी कह सके प्रतिभूतियां हैं उनमें निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये सेबी का ही काम होता है। सेबी की स्थापना की बात करें तो कह सकते हैं 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती। कब होती? 12 अप्रैल 1988। जबकि इसके अधिनियम कई बार पूछा जाता है और इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है। तो सेबी का जो अधिनियम 1992 में आया था, ठीक है, तथा मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसकी। अब नेक्स्ट बीएसई की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है बीएसई, ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कई बार एग्जाम में आता है, तो यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो सूची है या इंडेक्स है वो सेंसेक्स होता है। क्या होता है? सेंसेक्स। याद रखना साथियों, सेंसेक्स जो है इसका इसी का इंडेक्स है बीएसई का। स्थापना की बात करूं तो 9 जुलाई 1875। कब? 1875 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, एनटीपीसी में पूछा गया था, दलाल स्ट्रीट रोड मुंबई। कहाँ पर? दलाल स्ट्रीट रोड मुंबई में बीएसई का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि इसका काम क्या है बीएसई का। तो बीएसई का काम ये होता है कि जो भी निवेशक हैं उनके हितों को कायम रखते हुए एक कुशल बाजार प्रदान करना। तो निवेशकों के हितों को कायम रखते हुए कुशल बाजार प्रदान करना, ये बीएसई का काम है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और कह सकते हैं इसका कह सकते हैं कि इंडेक्स सेंसेक्स हो जाएगा। स्थापना 9 जुलाई जो है 1875 में, हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट रोड मुंबई हो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? निवेशकों के हितों को कायम रखते हुए, ठीक है, एक कुशल बाजार प्रदान करना, ये बीएसई का काम है। अब अगली जो संस्था है वो एनएसई हो जाएगी। तो एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कह सकते हैं जो इसका इंडेक्स है वो निफ्टी होता है। क्या होता है? निफ्टी। पूछा जाता है कि निफ्टी किसका इंडेक्स है, तो एनएसई का इंडेक्स है। और एनएसई जो है इसका 1992 में स्थापना होती है और मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, यह एक बाजार के रूप में काम करता है। किसके रूप? बाजार के रूप में काम करता है, जहां लोग अपने स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। तो एनएसई क्या है? एक बाजार है जहां लोग अपने स्टॉक को कैसे खरीद और बेच सकते हैं, वो एनएसई है। अब अगला पॉइंट ये है कि उद्योग क्या होता है। तो मैं उद्योग के बारे में डिस्कस करूं, यह है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें प्राथमिक या कृषि उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो भी प्राथमिक उत्पाद हैं या उनका जो भी कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र या कृषि उत्पाद हैं, उनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया था, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई भी दूध का प्रोडक्ट है, दूध है तो दूध के द्वारा उसका प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो वो कच्चा माल, उसका लिए दूध कच्चा माल है, उसके द्वारा उसका कोई भी क्या दूध के प्रोडक्ट बना दिए गए, तो वो क्या है? ये उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। कोई मिठाई बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की, या ऐसे समझ लो कि जैसे कोई आलू है, आलू क्या है? कच्चा माल, उसके द्वारा अब कंपनी में आया, फैक्ट्री में, उसके चिप्स बना दिया गया, है ना, तो ये उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति पूछी जाती, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पहली जो औद्योगिक नीति है ये 6 अप्रैल 1948 को आई थी, स्वतंत्रता के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जबकि दूसरी औद्योगिक नीति तो कह सकते हैं 30 अप्रैल 1956 को हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई? तो 30 अप्रैल 1956। पहली 6 अप्रैल 1948। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। अब नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो देखो साथियों, विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और भारत में जो आधुनिक उद्योग है इसका प्रारंभ जो है 1854 में कवासी डाबर के द्वारा, ठीक है, मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ हुई थी। तो 1854 में कवासी डाबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ हुई थी। किसका? आधुनिक उद्योग का प्रारंभ। किसमें? भारत में। अब क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी। कब? ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन है। तो एलपीजी जिसे कहते हैं, है ना, LLPG, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो कह सकते हैं कब? 24 जुलाई 1991 से उदारीकरण की घोषणा हुई। तथा अब मैं बात करूं कि भारत में जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। तो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में स्थापित हुआ था। अब नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापक उद्योग है वो कपड़ा उद्योग है। वो कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है कि अब यह है कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, कि सूती वस्त्रों की राजधानी, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को। जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर हो जाएगा, है ना।
और उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर होगा। तो भारत का कह सकते हैं कि मैनचेस्टर, या भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेक्स्ट है जूट का जो प्रथम कारखाना है तो 1859 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के रिसरा में जूट का प्रथम कारखाना, याद रखेंगे कब? 1859 में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है ये किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा जो ऊन है ये कई बार एग्जाम में आता है, अभी एक बार बीएड के एग्जाम में भी आया था। तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होती है, जबकि पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। ये सीटेट में कई बार पूछा जाता है साथियों। तो पश्मीना बकरी से और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये खरगोश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है? तो साथियों वर्तमान में जो महारत्न कंपनी है वो 13 है। कितनी है? 13। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्या नाम है इसका? ऑयल इंडिया लिमिटेड। जबकि नवरत्न कंपनी कितनी है? तो नवरत्न जो कंपनी है वो 14 है। और हाल ही में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कह सकते हैं एससीआई को, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो शिपिंग एससीआई को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग हैं इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योग पर बल दिया। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जो भारी उद्योग पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसका समय क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक इसका समय है। और भारी उद्योग एवं कह सकते हैं इसका खनिज का विकास, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट ये भी है कि भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण, ये इसका मुख्य फोकस भी था। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो कह सकते हैं कि जो पीसी महालनोबिस उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था। अब नेक्स्ट है इसका जो मुख्य फोकस है साथियों वो था सार्वजनिक क्षेत्र पर। किस पर था? सार्वजनिक क्षेत्र पर इसका मुख्य फोकस था। और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो ये कौन सी योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। नेक्स्ट ये कई बार देखो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी गया है। तो मॉडल हमने आपको बताया पीसी महालनोबिस का मॉडल था। और 29 जून को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ना। 29 जून को पीसी महालनोबिस की याद में इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। किसने? पीसी महालनोबिस ने। ये एग्जाम में कई बार आता है, पीसी महालनोबिस को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उपलब्धियां क्या थी इसकी? तो 3 लौह कारखाने स्थापित हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर है ना, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, कि भिलाई कहाँ है, किसके सहयोग से हुआ था, राउरकेला कहाँ है, इसके सहयोग से, दुर्गापुर। तो देखो जो राउरकेला है ये, ठीक है, ये जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से हुआ। तथा कह सकते हैं कि भिलाई तो रूस या सोवियत संघ के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है, रूस या सोवियत संघ के सहयोग से। जबकि पूर्व सोवियत संघ भी कह सकते हैं। और जो दुर्गापुर है ये पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक भी दी गई है। तो राज से राउरकेला जर्मनी, और कह सकते हैं भीरू भिलाई से, रूस से कह सकते हैं कि रूस हो जाएगा। और दुर्गापुर से यहाँ पे दुबई दिखा है, दुर्गापुर और ब्रिटेन हो जाएगा। इससे याद रखना है, शॉर्ट में दिया गया है। अब नेक्स्ट है इसका नोट जो ये है कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो भारत का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है ये 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल आयरन वर्क्स से नाम से खोला गया था। कब? 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना, याद रखना है। तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। नेक्स्ट है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है ना। सिंदरी का उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो इस सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर या चेन्नई में है। ठीक है, पेरम्बूर में भी है और चेन्नई में भी है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है पेरम्बूर, वहीं चेन्नई भी है। तो जब पेरम्बूर नहीं है ऑप्शन तो चेन्नई लगा देना है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में मुंबई में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है। खादी एवं ग्रामोद्योग जो है आयोग 1956 मुंबई में इसकी स्थापना होती है। और कंपनियों के विकास तथा निर्माण के लिए कंपनी अधिनियम कब आया था? तो 1956 में आया था, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी 1956 में आई थी, है ना। तो कंपनी अधिनियम कब आया है? कंपनियों के विकास के लिए 1956 में आया था। नेक्स्ट है कि दूसरी औद्योगिक नीति देखो हमने आपको बता दी, ये भी 1956 में आई है, पहली 1948 में आई थी।
अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी हैं, तो ये देखो यहाँ पे डिस्कस करके हमने आपको बता दिया कुल 6 औद्योगिक नीतियाँ अब तक आ चुकी हैं। तो ये कब कब आई हैं, तो 1948 में आई है, 1956 में, उसके बाद 1970, उसके बाद 1980 और 1990 तथा 1991। तो ये सब याद रखें, कुल 6 औद्योगिक नीतियाँ घोषित की जा चुकी हैं, 48, 56, 77, 1980, 1990, 1991। अब नेक्स्ट है साथियों कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें भी कह सकते हैं कृषि एवं उद्योग का समन्वित विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। तो हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो कह सकते हैं थर्ड 5 ईयर जो प्लान है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक इसका कार्यकाल है। कब से कब तक का है? 66 से 61 तक का समय सीमा है। इसमें जो इसका कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास इसमें फोकस किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। इसका मॉडल जो सुखमय चक्रवर्ती, तो जो सुखमय चक्रवर्ती इन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया, ये ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। दूसरा वाला चाहता है पीसी महलनोबिस वाला, पहला हेराल्ड डहमर ने मॉडल तैयार किया था पहली पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट यह सबसे असफल योजना थी। तो कौन सी योजना सबसे असफल रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें बोकारो जो झारखंड में है ये स्थापित किया गया था रूस या सोवियत संघ के सहयोग से। कब? 1964 में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना किसकी हुई? बोकारो की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। किसके सहयोग से? रूस या सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना 64 में हुई थी, याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 1964 को कह सकते हैं भारतीय उद्योग विकास बैंक IDBI है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पर? IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना। ये सब उद्योग से संबंधित वाली योजना बता रहे। वैसे तो अर्थव्यवस्था में पढ़ाया गया आपको, ऐसे मत सोचना कि पंचवर्षीय योजना पढ़ाई हो छोड़ के बाद। तो हम उद्योग वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं साथियों। तो जिस योजना में उद्योग के बारे में डिस्कस किया गया है, फोकस किया गया, उनको हम लेके आए हैं साथियों। तो छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 तक इसकी समय सीमा है। और इसमें जो मॉडल था आगत निर्गत का मॉडल था, ठीक है, तथा कह सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि इसकी प्राथमिकता थी। क्या प्राथमिकता थी? कि गरीबी उन्मूलन और कह सकते हैं रोजगार में वृद्धि करना, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता है, प्रायोरिटी थी इसकी। अब उपलब्धियां क्या क्या हैं इसमें? तो 15 अप्रैल 1980 की बात है को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक, कितनी? दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 2 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जबकि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, और इस समय भी इंदिरा गांधी है। तो कह सकते हैं कि जो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का हुआ, जबकि 1969 में कह सकते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। तो IRDP पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1980 को हुई थी, याद रखें। गांधी जयंती भी है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। अब नेक्स्ट है 1 जनवरी 1982 की बात है, विदेशी जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं या आयात निर्यात बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कि 1 जनवरी 1982 को हुई थी, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है अब नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है। तो NABARD, ये कृषि से संबंधित है। NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं, जो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, याद रखना है। तो नाबार्ड जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना अब पूछा किसकी सम्मति में, तो स्योरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में 12 जुलाई को स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों वो कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है साथियों। कहाँ पर है? जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों मैं बात करूं कि हमने यहाँ पे बताया आपको, हाँ, जो नाबार्ड था, है ना, तो नाबार्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो नाबार्ड NABARD 12 जुलाई 1982 मुंबई में हेडक्वार्टर, स्योरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जो समय है 1900 कह सकते हैं कि 85 से 90 का समय है। कब से कब तक का समय? 1985 से 90। और जो जॉन W मिलर हैं, इन्होंने इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। इसने जॉन W मिलर ने।
अब नेक्स्ट इसकी प्राथमिकता ये है कि भोजन है, काम है, रोजगार है, इन पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका नारा था रोजी रोटी व उत्पादकता। तो रोजी रोटी व उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट ये है कि इसकी उपलब्धियां क्या हैं। तो साथियों 1986 में जो डाक विभाग है इसके द्वारा स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किया गया। तो स्पीड पोस्ट का शुभारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, याद रखना 1986 में। जबकि 1986 में ही ग्रामीण विकास के लिए कापार्ट का एजेंसी का शुभारंभ हुआ था। किसका? कापार्ट एजेंसी का शुभारंभ हुआ। तथा कह सकते हैं कि 12 अप्रैल 1988 की बात है। कब की? 12 अप्रैल 1988 को। तो प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किसकी स्थापना हुई थी? सेबी की स्थापना। हमने आपको सेबी के बारे में बता दिया है, तो इसके पहले भी बताया था। 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोल देते हैं इसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका अधिनियम 1992 में आया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ, जिसे हम ट्राइफेड कहते हैं, ट्राइफेड बोलते हैं, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना कब हुई? 1987 में हुई थी, है ना। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के, इसका उद्देश्य क्या था? जो जनजातीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन ये है, नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई है उसके बारे में ये बताऊं कि भारत में प्रथम आर्थिक सुधारों का दौर जो था, ठीक है, वो कब से आया था? तो सिंह दाव, ठीक है, याद रखना, सिंह जो राव हैं उनके समय आया था, तो उनके द्वारा किया गया। ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? सिंह राव के द्वारा। और इसका मॉडल राव मनमोहन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? राव मनमोहन ने। अब मनमोहन सिंह भी कहते हैं। अब कह सकते हैं कि इसको कि लागू कब हुई? तो 24 जुलाई 1991 को इसको लागू किया। कब किया गया? 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति तब से लागू है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। याद रखना है, पैट में पूछा गया है कई बार, और भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे उस समय हमारे भारत के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कब लागू हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 को लागू हुई थी। इन सुधारों को किस नाम से जानते हैं? तो इन सुधारों को एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक, जो जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी या उसका विकास करने में जो भी बाधक सरकारी नियम हैं तथा अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना और नियमों को उदार बनाना, तो ये इसका उदारीकरण का उद्देश्य था। तो उदारीकरण के जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। समझ लीजिए कि आर्थिक समृद्धि और विकास मार्ग में बाधक सरकारी नियमों तथा अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना, ठीक है, इसका या नियमों को उदार बनाना, ये उदारीकरण हो जाएगा। अब यह है कि निजीकरण क्या है? तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो निजीकरण का मतलब ये होता है कि भारत सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा सार्वजनिक जो उद्यम हैं उनका कुछ भाग या संपूर्ण भाग निजी क्षेत्रों को बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व, तो कुछ भाग या संपूर्ण भाग जो है निजी क्षेत्रों को बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन का त्याग कर दिया, ठीक है, या इसका त्याग कर देना, तो ये कहलाएगा निजीकरण। प्राइवेट निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाएगा तथा बहुत से लाइसेंस समाप्त हो गए, लेन देन में सरलता आएगी, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब कह सकते हैं वैश्वीकरण क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का, ठीक है, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। फिर समझेंगे, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का, ठीक है, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाना क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है। इसमें भारत में निवेश और एफडीआई बढ़ेगा। इससे क्या होगा भारत में कि एफडीआई और निवेश बढ़ता है। जब विदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है अर्थव्यवस्था, तो लोग, विदेशी कंपनियां हमारे देश में निवेश करती हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है ना। अब अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करें, कौन कौन से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये भी पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसके मुख्यतः 3 क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखो हमने आपको बताया भी है कई बार, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक जो कृषि से संबंधित जो हैं, ठीक है, वही क्षेत्र जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है,
ये भी एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है, सीधा कृषि से संबंधित रखें, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या क्या है, तो कृषि हुआ, वानिकी है, पशुपालन है, खनन है, कच्चा माल है, डेयरी है, मछली पकड़ने की गतिविधियां हैं, ये सब कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन, कच्चा माल, डेयरी, मछली पकड़ने की गतिविधियां, ये सब किस में आएंगी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में है, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में है, कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। तो 3 इसके दे देंगे, किसी दूसरे के, और एक किसी उस क्षेत्र का जिसका पूछा जाएगा कि ये किसका है, ठीक है। तो ऐसे आता है द्वितीय क्षेत्र। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। अब द्वितीय क्षेत्र ये है कि कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखें, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कच्चे माल का निर्माण करके नई वस्तु बनाई जाती है। तो क्या था, कच्चे माल का निर्माण करके नई वस्तु बनाई जाती है। और निर्माण, जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये सब किस में आते हैं, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। किसका आधार माना है, विकास का आधार माना जाता है। नेक्स्ट, जैसे निर्माण में क्या क्या है, भवन है, स्मारक है, मॉल है, होटल है, ये सब। तो विनिर्माण में क्या आएगा, रोटी, कपड़ा, चीनी, ऑटोमोबाइल, ये विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा, सर्विस सेक्टर, जो सर्विस है या सेवा है, किस में आती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सेवा में क्या है, परिवहन, जैसे आप अपने घर से कहीं भी ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या किसी संस्थान पढ़ने जाते हैं, तो ऑटो के द्वारा जाते हैं या किसी बाइक से, किसी भी जरिए जाते हैं परिवहन से। जो ऑटो वाला से जाते हैं, तो ऑटो वाले को आप, वो जब आपको उस जगह छोड़ देता, तो उसके जरिए आप उसको कुछ पैसे देते हैं, तो उसने आपको सेवा दी है, कुछ वस्तु नहीं दी है, सेवा दी, वो सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है साथियों। परिवहन, संचार, जैसे मोबाइल चला रहे हैं हम लोग, कैसे हर मंथ में जब हमारा नेट पैक या जो भी कॉल जो है डेटा ख़त्म हो जाता, तो हम उसको संचार के माध्यम से चलाते हैं, ठीक है साथियों। बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार, सामुद्रिक सेवाएं हैं, सामुदायिक सेवाएं हो गई, मनोरंजन है, विश्राम स्थल, ये सब किसमें आते हैं, सेवा में आते हैं। अब अन्य में बात करें, तो ब्लैक कॉलर जॉब क्या है, ब्लू कॉलर जॉब क्या है, रेड कॉलर जॉब क्या है, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो ब्लू कॉलर जॉब का ब्लैक कॉलर जॉब का मतलब ये है कि अधिक मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जैसे खनन, जो कोयला की खान में काम करते हैं, तेल उद्योग में काम करते हैं, ये ब्लैक कॉलर जॉब में आते हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं। ब्लू कॉलर जॉब में कौन आते हैं, जिन्हें सैलरी महीनों की नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से मिलती है, वो ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। जबकि वाइट कॉलर जॉब क्या है, जो ऑफिस वर्क वाले होते हैं, वो वाइट कॉलर जॉब में आते हैं। किस में आते हैं, वाइट कॉलर जॉब में। जबकि हम ग्रीन कॉलर जॉब की बात करूँ, तो प्रकृति के लिए कार्य करने वाले, जो प्रकृति के काम करने वाले होते हैं, वो ग्रीन कॉलर जॉब में आते हैं। और पिंक कॉलर जॉब का मतलब क्या है, महिलाएं हैं, नर्स हैं, ये सब किस में आती, पिंक कॉलर जॉब में आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने कोर सेक्टर हैं, तो 8 कोर सेक्टर। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा, है ना, पूछे जाता है कि किस कोर सेक्टर का नहीं है ना, तो कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता, ऐसे ही पूछा जाता है। तो साथियों, ये कोर सेक्टर में जैसे कोयला है ना, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये 8 कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट ये कि भारत सरकार द्वारा विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग जो है साथियों, इसके बारे में ये बताया गया है कि 4 नवंबर 2011 को इस कह सकते हैं कि विनिर्माण नीति को लागू किया गया। कब, 4 नवंबर 2011 को जारी किया गया है। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग है। कौन सा, लोहा एवं इस्पात उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब से लागू हुई, तो अप्रैल 2000 से विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लागू हुई थी। पीछे 2019 का क्वेश्चन है। भारत की वाणिज्यिक या आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है साथियों, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब साथियों, हम जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं या प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति जो समिति है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है साथियों, वो होता है जो वित्त मंत्री होता है। ये रिजर्व बैंक का गवर्नर कहेंगे, तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है, वो याद रखना, आरबीआई का गवर्नर कह सकते हैं, वो इसका अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है, हम बात करें कि, तो इसका आंसर हो, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है, रिजर्व बैंक का गवर्नर। अब नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में सीमेंट के 3 शीर्ष उत्पादक देश,
तो साथियों उस समय 2017 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, तब आया था। तो अब के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है। हमने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि आपको समझ विकसित करने के लिए, कि आपको पता चले कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, इसके वाणिज्य और व्यापार सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखने हैं, पढ़ लेने हैं। और वो करंट का पार्ट है। अगस्त 2015 तक ये भी देखो दिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया, तो उस समय की बात है साथियों। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उस समय का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार निम्न में से किस देश को उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को बढ़ाया गया। तो ये है केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को बढ़ाया गया था। तो ये भी उस समय का क्वेश्चन है साथियों, तो उस समय चीन था। नेक्स्ट है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे ये है कि गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं, है ना, द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। तो कह सकते हैं जो सफ़ेद लेवल एटीएम होता है, वाइट लेवल, ठीक है, उसमें होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है। तो नीतिगत जो उपाय के जो कह सकते हैं यहाँ पर दिया, नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है। तो राजकोषीय जो प्रोत्साहन है, तो कह सकते हैं जो राजकोषीय प्रोत्साहन है ये इसमें शामिल होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के जो ऋण हैं ये लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण होते हैं, याद रखना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसके संकेत करते हैं, तो लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जाने वाले ऋण। नेक्स्ट है, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों कह सकते हैं, जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे गिल्ट फंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो गिल्ट फंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये सब साथी क्वेश्चन यूपीएसआई के आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लागत जो कि लेकिन चैप्टर यही वाणिज्य व्यापार से, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो ये पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि लागत जो व्यवसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे ... कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसे विफल लागत कहेंगे। क्या कहेंगे, विफल लागत। अगला क्वेश्चन है कि शब्द भेदिया लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग और तेजड़िया मंदड़िया या बुल एंड बियर किससे संबंधित है। तो शेयर बाजार से संबंधित। किससे है, शेयर मार्केट से संबंधित या शेयर बाजार से। कई बार एग्जाम में आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब से शुरू की गई थी। तो प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है इसकी निकासी कब से शुरू की गई थी, ये कब शुरू हो सकती है, ये पूछा गया है। तो कब शुरू हो सकती है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो यहाँ पे देखिए साथियों, तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि व्यापार के चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेश में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, या जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते हैं, या जब व्यापार दर निवेश के अवसर अधिक होते हैं, या जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, तो जब व्यापार चक्र के अंत में कंपनियां विदेश में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, तब ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी शुरू हो सकती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक देश में जहां निजी संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को कहा जाता है। तो कह सकते हैं जब एक देश में जहां निजी सदस्य या संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के कह सकते हैं शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी प्रविष्टि को क्या कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो या निवेश सूची निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो या निवेश सूची निवेश कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष
2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, में भारत को निम्न देशों में से किसमें अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। तो ये कह सकते हैं याद रखना है, ये करंट के अनुसार याद है, उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन हमने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इससे आपकी समझ विकसित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट जारी करता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है, तो भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है ये पूछी जाती है। तो साथियों इसका याद रखना है, वो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 74%। कौन सा? 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत कौन से क्षेत्र, ठीक है, तो कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं है, तो इसमें है चाय उगाना, सिगार निर्माण, चिटफंड निर्माण, ठीक है, या कह सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो चाय उगाना है इस पर प्रतिबंध नहीं है। किसके? भारतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं है निम्न में से, तो चाय उगाने पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है, तो हम लोग निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, जो भेजते हैं हमारे, निर्यात पूछा गया है। तो निर्यात देखो यहाँ पे दिया है, रत्न हुआ, पेट्रोलियम उत्पाद हुए, मोटर गाड़ियाँ या मशीनरी। तो रत्न तो हम लोग निर्यात करते हैं, या पेट्रोलियम भी है, ठीक है। तो भारत में किसका अधिकतम निर्यात, तो भारत में पूछा गया है, तो पेट्रोलियम उत्पाद हो जाए, क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, याद रखना है। जबकि हम भेजते हैं आभूषणों को, रत्न को दूसरे देश में, सूर्य की। अब देखो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों समझने के लिए। नेक्स्ट है, तो साथियों कह सकते हैं कि इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कि जैसे एक लाइन है साथियों, इसको पढ़ा होगा कहीं, आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे बहुत जगह, कि सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह तड़पना पड़ता है या तपना भी पड़ता है साथियों, ये याद रखना है, ये मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। तो ये क्लास हमारे द्वारा दी जा रही है साथियों। तो मैं संजीव कह सकते हैं आपके लिए, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कंटेंट तैयार करके आपको टॉपिक वाइज क्लास दे रहा हूँ साथियों। और इस क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ साथियों, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम में। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। जो भी साथी स्ट्रेटजी के इनका वीक हो तो वो हमारे इससे को आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जिनमें इन सब टॉपिक को कह सकते हैं फोकस किया गया है। और जैसे हमने आपको बताया, हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग इन सब वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो इसके लिए निःशुल्क ये PDF प्लेलिस्ट है साथियों हमारी, ठीक है। और इसमें रेडियो ऑपरेटर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल UPSI है, इन सब के लिए दिया गया है साथियों। नेक्स्ट है कि साथियों हमारे जो अन्य कोर्स हैं साथियों, जैसे ये हमारे ज्ञान आर्यविल ऐप पर दिए गए हैं, ठीक है साथियों, इनको आप भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेस्ट क्लास में साथियों।